मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि जो आज का परिचय है उसके बारे में हम अपने साथियों को जानकारी दें। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में अभी तक समानता क्यों नहीं है। साथियों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने इतिहास को समझना पड़ेगा। आज हम 23 सितंबर 2 का जो समानता का संकल्प दिवस मना रहे हैं उसके बारे में कटारिया साहब ने आपको ऐतिहासिक जानकारी दी। हम क्यों ये 23 सितंबर का दिन मना रहे हैं, लेकिन जो आज का विषय है 75 साल बाद भी इस देश में समानता क्यों नहीं है। 26 जनवरी 1950 को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। गणतंत्र राष्ट्र से आपको समझना चाहिए कि उस दिन के बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत का एक लिखित कानून स्थापित हुआ। भारत का जो कार्य है, जो भारत में नीति पॉलिसीज जो बनेंगी वो इस कानून के, इस संविधान के अंदर बननी थी। उस कानून में बहुत ही कीमती चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए रखी, वो है राइट टू इक्वालिटी। ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि राइट टू इक्वालिटी, मुझे देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार है। ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 29 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में विस्तार से बताया गया है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो राइट टू इक्वालिटी है वो बताता है कि आज से इस देश में जाति के नाम से, लिंग के नाम से, धर्म के नाम से, विश्वास के नाम से, रीजन के नाम से, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से आदि किसी भी कारण इस देश के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल बाबा साहब ने हमारे संविधान में लिखा है और इसको फंडामेंटल राइट बनाया है। ये हर इंसान का बुनियादी हक है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये बुनियादी हक 1950 के बाद क्यों आया, उससे पहले क्या था इस देश में। उस देश में क्या इन बुनियादी हकों की बात नहीं होती थी? ये सब साथी जानते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले इस देश में जो बहुजन समाज है उनके बुनियादी हकों को एक षड्यंत्र के अधीन, एक नीति के अधीन, धोखे के अधीन उसको खत्म किया गया, उसको दबाया गया। आप सब साथी जानते हैं कि हमारे समाज के बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी किसी इंसान को बोलने का हक नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं था, मकान बनाने का हक नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसी के सामने बैठने का हक नहीं था, बोलने का हक नहीं था। आज 70 साल बाद हम इस काबिल हुए हैं कि हम अच्छा खा भी रहे हैं, नौकरी में हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है, शिक्षा का अधिकार है, हमें काम धंधे करने का अधिकार है। लेकिन 1950 से पहले, आज़ादी से पहले लगभग 2500 साल इस अधिकार से बहुजन समाज को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में राइट ऑफ इक्वालिटी रखा। इक्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। 1950 के बाद आज हम देखें तो 75-76 साल हो गए हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि अभी तक हमें समानता नहीं मिली है? जब 1950 में संविधान में ये अधिकार रखे गए तो सरकारों की जिम्मेवारी लगाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने
संविधान ने इस भारतवर्ष की सरकारों की जिम्मेवारी लगाई कि आपको जो हजारों सालों से पिछड़े लोग हैं उनकी तरक्की के लिए आपको विशेष साधन करने पड़ेंगे, विशेष सहूलतें देनी पड़ेंगी जिससे वो इस मुख्य धारा में शामिल हो सकें। लेकिन 75 साल में कुछ काम हुआ? 1950 से लेकर 70 तक हम लोगों के पास कोई जमीन नहीं होती थी। सरकारों के प्रयासों से हमें जमीन के हक मिले। उत्तर प्रदेश में काफी ऐसे हमारे SC भाई हैं जिनके पास जमीन का अधिकार है, जिनको अपने रोजी रोटी के साधन मिले। उसके बाद सरकारों की जिम्मेवारी लगाई गई कि उनके लिए काम धंधे शुरू करें, हमारे लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अधिकार दें, तरक्की का अधिकार दें। ये 70 साल में हुआ, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है, काफ़ी है? हमें उसके बारे में सोचना है। अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो आज हम इस काबिल पहुंचे हैं कि हम ये सोच सकें कि ये पूरे हजारों सालों की व्यवस्था क्या थी और 70-75 साल में हमारे साथ क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन अधिकांश हमारे साथी भाई बहन अभी तक गांव में अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तरस रहे हैं। उनको अभी तक ये मालूम नहीं बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए फंडामेंटल इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी रखा हुआ है। हमारे समाज को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। कुछ साथियों को मालूम है जिनकी बदौलत हम शहरों में अपने अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। लेकिन ये सरकारों की जिम्मेवारी थी कि ये बराबरी का वातावरण पैदा करें। अपने देश के जो साथी भाई बहन हैं जिनको हजारों सालों से दबाया गया है, उनके लिए तरक्की के, शिक्षा के, रोजगार के कारण पैदा करें। ऐसा नहीं है कि 70 साल में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, उसी के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जितना होना चाहिए था वो अभी हमारी समझ से बहुत दूर है। क्या होना चाहिए था, समानता क्या है, हमें पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा। इक्वालिटी जब समानता आ जाएगी तो क्या होगा? इक्वालिटी 3 तरह की होती है साथियों। हम फिर समझेंगे कि ये अभी तक समानता क्यों नहीं हमें मिल पाई। जब हम ये समझ पाएंगे कि समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, हम अगर इसको समझेंगे तो इक्वालिटी ना आने के कारण है हम उसको समझ पाएंगे। मान लो आज समाज में सब हमारे भाई बहन इस देश के नागरिक समान हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर इस देश में रियलिटी में समानता होगी तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। अपॉर्चुनिटी, सबको समान अधिकार मिलेगा। अवसर की समानता सबको मिलेगी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद दूसरा जो समान व्यवहार का प्रभाव होगा वो होगा इक्वालिटी, अवसर की समानता, व्यवहार की समानता। अगर मुझे सब साथियों को समान अवसर मिलने लगा, मेरे सबके साथ समान व्यवहार होने लगा, तो हम एक पायदान पर आ जाएंगे, सब समान होंगे। लेकिन अभी तक 70 साल में हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिली है। अब किसी के साथ कानूनी तौर पर भेदभाव नहीं होता। लेकिन समानता का एक और सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट। जो मैंने इक्वालिटी पैदा की उससे रिजल्ट क्या आया, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। 70 साल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिली, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिली, लेकिन उससे इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट, उस समानता का जो फल मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला अभी तक। फल क्या है वो? अगर हम किसी पेड़ को देखें, अगर पेड़ लगाया है
तो उसका अंतिम अध्याय क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है? उसके ऊपर फल लगेगा। फल मीठा है, उसको सब खाएंगे। इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट। कानून ने हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी क्या दी? एक पेड़ का, पहले पेड़ को छाया में लगाया जाता था, पेड़ को धूप में लगने नहीं दिया जाता था। संविधान ने हमें अधिकार दिया कि ये जो धूप है सबके लिए बराबर है, जहाँ बाकी पेड़ लगे हैं वहीं पे ये पेड़ भी लगेगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट संविधान ने हमें दी। क्या दी? अगर किसी 10 पेड़ों को बराबर खाद मिलती है तो हमारा बहुजन समाज है उसको भी बराबर खाद मिले। जितने बाकी जो विकसित समाज है उनको पानी मिलता है, तो बाकी जो पिछड़ा समाज है उनको भी उतना पानी मिले। ये संविधान ने प्रावधान किया है, जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। कानूनन हमें ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसको सोचने की जरूरत है साथियों, ये फल क्यों नहीं लगा? बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कानूनन प्रावधान कर दिए, लेकिन उसके बाद कुछ जिम्मेवारी इस समाज की भी लगाई थी कि जब ये आपको प्रावधान मिलेंगे, जब आपको सहूलतें मिलेंगी, तो आपको भी कुछ काम करना है। वो क्या काम है? उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। हमें कानून ने अपॉर्चुनिटी दी है, लीगल राइट दिए हैं समानता के। उन समानता के अधिकारों से हमें एक स्पिरिट पैदा करनी थी इस समाज में, इच्छा शक्ति पैदा करनी थी समाज में कि समानता आए। हमने अधिकार तो लिए, लेकिन समाज में ऐसा माहौल, भाईचारा नहीं बनाया, इच्छा शक्ति समाज की नहीं बनाई कि इस पेड़ को फल भी लगे और फल का आनंद मान सके। इस चीज को समझना है। जो मैंने 3 आपको समानता बताई, समानता ऑफ अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट, अधिकार की समानता और बर्ताव की समानता वो हमारे पास है, लेकिन जो इक्वालिटी, समानता ऑफ रिजल्ट थी, वो हमने हासिल नहीं की। अब प्रश्न ये उठता है कि इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट कौन पैदा करेगा? भाइयों, कानून तो हमें बोलता है, हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, ये समाज को पैदा करनी है। ये सामाजिक दायित्व हमारे ऊपर है कि हमने इच्छा शक्ति पैदा करनी है कि मेरे साथ जो भाई बैठा है उसमें भी बराबरता हो, उसको भी जितनी भूख है उतने रोटी खाने का अधिकार हो, जितनी उसमें काबिलियत है उसको पढ़ने का अधिकार हो, उसको शिक्षा लेने का अधिकार हो, जितनी उसमें काबिलियत है उतना उसको भागने का अधिकार हो, सब इक्वल कंपटीशन का अधिकार हो। लेकिन वो समाज में अभी तक समानता नहीं आई। वो स्पिरिट किसने पैदा करनी थी? हमारे समाज के जो पढ़ लिखे लोग हैं उनको ये माहौल पैदा करना था, समानता का माहौल पैदा करना था, वो स्पिरिट पैदा करनी थी जिसमें अभी तक हम पिछड़ गए हैं। वो स्पिरिट के कारण ही लिखा गया है कि 75 साल बाद भी हमारे समाज में समानता नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये स्पिरिट, ये भावना, ये इच्छा शक्ति समाज में कौन पैदा करे? समाज में अभी तक किसका वर्चस्व है? ये वही शासनकारी, विभाजनकारी ताकतें हैं जिन्होंने 2500 साल से हमारा शोषण किया। हम ऐसा सोचते हैं कि उनमें वो स्पिरिट पैदा होगी, उनमें वो इच्छा शक्ति पैदा होगी कि हम दबे कुचलों को वो समानता का अधिकार दें। लगता है भाइयों आपको कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे? वो हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। तो फिर ये भाईचारा, इच्छा शक्ति किसको पैदा करनी पड़ेगी? वो 85% जो हमारे समाज का दबा कुचला इंसान है उसको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। सफलता के, समानता का जो फुल फ्रूट है
जो फल है उसको खाने की जिम्मेवारी हम 85% लोगों की है। जो काम हम नहीं कर पाए ये कानून नहीं करेगा। कानून हमें सिर्फ सहायता देगा, हमारे लिए अवसर पैदा करेगा, लेकिन उस अवसर का फायदा उठाकर रास्ते पे चलना ये हमारे समाज का दायित्व है, जिसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना है। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। दूसरा जो व्यक्ति है जो इस देश में वन व्यवस्था बनाना चाहता है, हम समझ गए हैं। हमें तो पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, अब हमें जानकारी मिल गई कि किस षड्यंत्र से हजारों सालों से वो जात पात वन व्यवस्था कायम रखना चाहता है। लेकिन हम इसका ही ढंढोरा पीटते रहेंगे तो क्या हम समानता हासिल कर पाएंगे? नहीं। उसके बाद है हमारा रास्ता क्या होना चाहिए साथियों। अगर हम समझ गए हमने जो काम नहीं किया, तो अगला क्वेश्चन है कि काम कैसे करना है। समानता का फल अगले 75 सालों में हमने कैसे हासिल करना है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें बता दिया है, इसका मूल मंत्र बताया है हमें। हम उसको जानते भी हैं, पढ़ रहे भी हैं, लेकिन उसको अमल में कैसे लाना वो हमारे समाज को भी मालूम नहीं है साथियों। बाबा साहब ने मूल मंत्र हमें दिया है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसको समझने की जरूरत है। 75 साल में हमने एजुकेशन ले ली, एजुकेशन हम ले भी रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मान लेते हैं कि 10% हमारे समाज के 10% लोगों को एजुकेशन मिली, शिक्षा मिली या शिक्षा मिली या सामाजिक शिक्षा मिली, लेकिन 90% समाज भी अभी तक एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड मीन सामाजिक शिक्षा का अभाव है। तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पैगाम संस्था वो सामाजिक शिक्षा का काम कर रही है। उसके बाद है एजिटेट। जब जिस दिन हमारे समाज में शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक शिक्षा, आ गई, उस दिन समाज का दिमाग एजिटेट होगा, विचार एजिटेट होंगे, उसमें वैचारिक आंतरिक क्रांति आएगी। तो वो विचलित होगा, वो सोचेगा कि मेरे साथ हजारों वर्षों से ऐसा क्यों हुआ। ये मोमेंट जो ये एजिटेशन है, बाबा साहब के दिमाग में 1923 में आई थी, जिसलिए हम आज समानता का दिवस मना रहे हैं। उन्होंने उस दिन यह कर्तव्य लिया था, मैं अपना सारा जीवन इस समानता को खत्म करने के लिए लगा दूंगा। आज क्या जरूरत है? वो एजिटेशन, वो दिमाग में क्रांति हमारे साथियों में किस दिन आएगी? जिस दिन वो क्रांति हर एक आदमी के दिमाग में आ गई, उस दिन वो उत्साहित हो जाएगा कि इस देश में सामाजिक क्रांति के लिए मैं कार्यरत हूं। जो साथी आज पहुंचे हैं उनमें ये एजिटेशन है, मानसिक एजिटेशन आ गई है, उसमें एजुकेशन आ गई है, एजिटेशन आ गई है। लेकिन उससे आगे का काम क्या है? जो पैगाम करना चाहता है, ऑर्गेनाइज, संगठित होना है। आज आप जितना मर्जी देख लो, किसी साथी से, बहुजन साथी से बात कर लो, वो एक बात करेगा, इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ। ये बहुत कहना आसान है, लेकिन संगठित कैसे होना ये किसी को जानकारी नहीं है साथियों। ये जानकारी पैगाम इस समाज में देना चाहता है। संगठित तो होना है, संगठन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी जानकारी पैगाम अपने समाज को देना चाहता है। पहले शिक्षित हो, फिर एजिटेट हो, फिर संगठित हो। साथियों, आप सब पढ़े लिखे हो, आप सब टीवी देखते होगे, डिस्कवरी चैनल देखते हो, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हो, देखा किसी ने? आपने देखा होगा एक बड़ी मछली जब आती है तो वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। खाती है कि नहीं? समुंदर में मैंने तो ये टीवी में देखा है, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये जंगल का कानून है सृष्टि में।
सांप है, बड़ा सांप छोटे सांप को छाट जाता है। साथियों, यही व्यवस्था, यही जंगल का राज हजारों सालों से हमारे समाज में चल रहा है। हमारे समाज को, बहुजन समाज को 6 या 743 जातियों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। और जिसने बांटा, चतुर्वर्णी व्यवस्था के मालिक जो हैं, ठेकेदार हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मालिक, मनुवादी व्यवस्था के मालिक, वो खुद को बड़ा बनाकर छोटी छोटी मछलियों को तरीके से खा रहे हैं। लेकिन आपने टीवी में देखा होगा कि छोटी छोटी मछलियां मिलकर एक बड़ी मछली का रूप धारण कर लेती हैं, और जब बड़ी मछली उनके ऊपर अटैक करती है, वो तो कहती है कि ये तो मेरे से बड़ी मछली है, तो वो डर कर भाग जाती है। ये चीज हमारे समाज को सीखनी है कि छोटी छोटी मछली को विपरीत स्थिति में इकट्ठा कैसे होना है। ये भी हमने सोच लिया इकट्ठा होना है, लेकिन इकट्ठा होने का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। वो चीज़ पैगाम जगह जगह केडर कैंप लगाकर अपने साथियों को बता रहा है। वो इकट्ठा कैसे होना है, अगर मछली के रूप में छोटी छोटी मछलियों को आना है, तो जो आँख है, काले रंग की मछली है, उसको आँख वाली जगह पे जाना पड़ेगा। जो सफ़ेद मछली है, उसको दांत की जगह पे जाना पड़ेगा। जो भूरे रंग की मछली है, उसको पैरों की जगह पे जाना पड़ेगा। और जो सोरीले रंग की मछली है, उसको लय में अपनी फिंस बनानी पड़ेगी। हर एक आदमी की खासियत है हमारे समाज में, हर एक वर्ग की अपनी खासियत है, अपनी श्रेष्ठता है, अपना हुनर है। अपने हुनर के देश हमें अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है, अपनी जिम्मेवारी को संभालना है, तो भी हम एक मछली के आकार में अपने आप को बांध पाएंगे। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये एक सामाजिक संस्था कर सकती है। संस्था, ये इंडिविजुअल व्यक्ति का काम नहीं है, इस बात को समझना है। ऑर्गेनाइज होना है तो एक इंडिविजुअल आदमी का काम नहीं है। अगर हमें अपने दुश्मन का मुकाबला करना है, तो हमें सशक्त, मजबूत एक संस्था बनानी पड़ेगी। और जो संस्था, पैगाम संस्था ये बन के आपके सामने तैयार है, उसमें आपको विश्वास जगाना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और वो जानकारी लेकर ये आपको जगह जगह अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया है और कुछ साथी आ रहे हैं, तो बस आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पैगाम के सदस्य बने, अपनी काबिलियत को पहचाने, और एक संगठन में होके, और एक दमनकारी साथियों का जिन्होंने हजारों सालों से दमन किया है, उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित हों। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद गुरु सर जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अभी मैं सबसे पहले बुद्ध विहार से, डीडीए फ्लैट से, कालका जी से एस.आर. शास्त्री जी के साथ जो उनकी पूरी टीम आई है, उनका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। उसके बाद नवजीवन कैंप से, गोविंदपुरी से हमारे साथी आए हैं। मैं उन सभी साथियों का सादर सम्मान करती हूँ, खासकर अपनी मातृशक्ति जो कि अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुई हैं। इनका आप जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सभा में उपस्थित सभी साथियों को दिल्ली पैगाम की तरफ से मैं सुनीता कोहली हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने सभी भाई बहनों को सादर नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज 23 सितंबर समानता का संकल्प दिवस हम मना रहे हैं। यहाँ पर जितने भी साथी आए हैं, अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर,